गुड इवनिंग। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत के क्रम में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ के टॉपिक को हम लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ा और उसी क्रम में हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां या स्रोत। अब विदेशी यात्रियों से हमें क्या जानकारी मिली है और इस टॉपिक को हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि इसको हम बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी। एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैंने आपको मैकियावेली शब्द का या यूज किया था और बोलने में थोड़ी सी जल्दबाजी थी, टाइम टेकिंग को देखते हुए, तो जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ी सी गलती ये हुई थी कि द प्रिंस जो हम बोल रहे थे, द प्रिंस, यह जो द प्रिंस हैं ये इनके द्वारा रचित ये मैकियावेली है। ठीक है, मतलब ये शब्द बोला गया था लेकिन ऐसा नहीं है। मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस जो है एक बुक का नाम है। द प्रिंस क्या है? एक बुक का नाम है और मैकियावेली द्वारा रचित है। ये चीज़ जानना था, तो हमारे समझ से हमने द प्रिंस को रचनाकार बोल दिया या रचयिता बोल दिया या लेखक बोल दिया था, जबकि वो गलत था। वो बोलने में थोड़ी सी टूट हुई, उसको आप जानिए, थोड़ा सा उसको सुधार कर लीजिएगा। मैकियावेली द्वारा एक पुस्तक का नाम लिखा गया जो द प्रिंस है। द प्रिंस जो है एक पुस्तक है जो आपके अर्थशास्त्र से उसकी तुलना की गई है। बस यही टॉपिक था और इसी के बारे में जानना था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी शब्दों में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आज हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों में क्रम से हम देखेंगे और इनको हम क्रम से बांट देते हैं। तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। ठीक। दूसरा जो है आपका चीनी लेखक। कौन कौन लेखक के द्वारा या आपको इतिहास के जानने के स्रोत में जो साक्ष्य मिलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा है अरबी लेखक। तीसरा कौन है? अरबी लेखक। और चौथा कौन है? चौथा आपका है अन्य लेखक। चौथे कौन है? अन्य लेखक। तो इन चार लेखकों के रूप में हम इन चीज़ों को बांट देते हैं और इन्हीं लेखकों के द्वारा जो ये विदेशी लेखक हैं और इन विदेशी लेखकों के द्वारा जो इतिहास के जानने के स्रोत मिले हैं उसके बारे में हम विवरण लेके पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो जो यूनानी रोमन लेखक हैं उसके संदर्भ में उनके नामों को जानेंगे और वो किसके शासनकाल में आए थे और क्या किन चीज़ों के लिए आए थे, क्या साक्ष्य मिला, बस यही तीन चीज़ों का चर्चा यहाँ पर किया जाएगा और इन्हीं चीज़ों के बारे में प्रश्न में बराबर पूछा भी गया है। जैसा कि अब इसी क्रम में हम पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप इनकी चर्चा करते हुए, नाम है टेसियस। टेसियस जो है एक टेसियस जो लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक हैं, इनके बारे में चर्चा मिला है कि ये जो है ईरान के राजवैद थे। कौन थे? यह जो है ईरान के राजवैद थे। ईरान के क्या थे? राजवैद थे। तो ज़्यादा इनके बारे में चर्चा नहीं करना है, बस इतने जानना है कि पूछा जाता है कि यूनानी रोमन लेखक कौन थे। जो 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ईरान के राजवैद के रूप में किसको जाना गया, तो आपके ऑप्शन में टेसियस रहेगा, आप उनके बारे में ऑप्शन में चुनेंगे। ठीक है। ये आपको ये भी जानना है कि टेसियस कौन से लेखक हैं,
यूनानी रोमन लेखक हैं। इसी क्रम में दूसरे जो आपको देखना है हेरोडोटस, जिनके बारे में आपको पहले भी इतिहास के बारे में जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय भी इनके संदर्भ में बातें हो गई थी। लेकिन ये कौन से लेखक हैं? ये भी यूनानी रोमन लेखक हैं, हेरोडोटस। अब सोचिए ये क्या है? ये इनको आप जानते हैं इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? इतिहास के जनक माने जाते हैं। इतिहास के जनक कहे जाते हैं। कहे जाते हैं। इसके बाद इतिहास के जनक कहे जाते हैं और इनके एक पुस्तक का विवरण मिलता है जिसका नाम आपको पता होगा। वह पुस्तक है क्या? पुस्तक है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है ये बातें आपको याद होंगी। ये बातें आपको पहले से याद होंगी। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ठीक है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के तहत फारस और भारत के संबंध के बारे में चर्चा हुआ है इस हिस्टोरिका में, और इतिहास का बहुत सारा प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो भारत और फारस के संदर्भ में चीज़ों को बताया गया है। बस इस बारे में मुझे बस हेरोडोटस से बस यही जानना है कि यह इतिहास के जनक कहे जाते हैं और यह इनकी एक पुस्तक है जो कि हिस्टोरिका है, और भारत और फारस के मध्य जो है इतिहास के बारे में जानकारी इस किताब में दिया गया है। ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक में दो लेखक की चर्चा हो गई, एक टेसियस हैं, दूसरे हेरोडोटस हैं। ठीक है, इसी क्रम में आप आइए निरियाकस। इसी क्रम में आप नाम जानेंगे निरियाकस। बहुत बार ये प्रश्न आया है निरियाकस जो है किसके शासनकाल में या किसके शासनकाल के संबंध में आया था। तो आप ये जानते हैं यह सिकंदर के साथ आने वाला लेखक है। ये कौन है? सिकंदर के साथ आने वाला लेखक है। अच्छा, यह जल सेना माना जाता था। जल सेना के रूप में सिकंदर का क्या कहा जाता था? जल सेना। जल सेना के रूप में इसको जाना जाता था। जल सेना के रूप में जाना जाता था इसको। अब बात हो गई आपका निरियाकस। बस इसके संदर्भ में यही पूछा जाता है सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था? निरियाकस था। कौन था? निरियाकस था। तो चीज़ों को बस नाम याद रखना है कि टेसियस ईरान के राजवैद्य थे, हेरोडोटस इतिहास के जनक थे, और हिस्टोरिका जैसे पुस्तक की उन्होंने रचना की जिसमें भारत और फारस के संबंध में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद तीसरा है निरियाकस। निरियाकस जो है सिकंदर के साथ आने वाला लेखक है, जो है उसका क्या था? जल सेना था। उसके इसी क्रम में हम देखेंगे मेगास्थनीज। इसी क्रम में देखेंगे एक चौथा यूनानी रोमन लेखक है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज के बारे में भी चर्चा हो गई है, लेकिन यहाँ इतिहास में ये एक विदेशी लेखक हैं, इनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह जो है किसके शासनकाल में आया था? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में आया था। तो आप लिख सकते हैं किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य
द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के राज दरबार में आया था। जो चीज़ें नहीं दिख रही होंगी लिखने में, उसको आप सुनकर याद करके लिख लिया करिए। जैसे मैंने बताया, मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, अब इसके बाद इसके एक पुस्तक का विवरण मिलता है। वह पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इंडिका। इसके एक पुस्तक का नाम आपको मिलता है जिसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका जो है, इसमें किस चीज़ का विवरण मिलता है? तो ये मौर्य युगीन वंश के बारे में चर्चा यहाँ पर मिलता है इंडिका में। तो मौर्य शासक के बारे में चर्चा यहाँ पर मिलता है। तो मैंने कहा आपको यूनानी रोमन लेखक के संदर्भ में मैं बातें कर रहा था। तो टेशियस, हेरोडोटस, निरियाकस और मेगास्थनीज, पहले आप क्रम से उनके नामों को याद रखेंगे, उसके बाद उनमें क्या विवरण मिलता है उसके बारे में याद करेंगे। ठीक है, अभी और कुछ लेखक हैं जो यूनानी रोमन लेखक हैं, मैं इसको मिटा के और नेक्स्ट चीज़ों को बताता हूँ। किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा किया करिए और चीज़ों को अध्ययन ज़रूर करिए। मुझे लगता है कि आप अध्ययन ज़रूर करते हैं बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए और जहाँ भी कोई समस्या है उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का माध्यम ये होता है कि टीचर और एक जो भी सुनने वाला है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या ये कहें कि हमारे दोस्त हैं, अगर वो चीज़ों को जानने के बाद कमेंट करते हैं तो उससे ये होता है कि एक जुड़ाव जो बनता है उससे और चीज़ बेहतर होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर किया करिए कि अपनी बातें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कौन सी चीज़ें समस्या में हैं, तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा करिए। आपका अब ये हो गया मेगास्थनीज। अब आप 5वें क्रम में देख लीजिए जो कि डाईमेकस। नाम को बड़े आराम से याद करते हैं हम, डाईमेकस। अच्छा, इन लेखकों के बारे में प्रश्न बराबर आया है और जो जो संदर्भ में प्रश्न आए हैं बस उसी संदर्भ में हम चर्चा कर भी रहे हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विस्तृत जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी हमारा एग्ज़ाम जो है वह एक वनडे एग्ज़ाम के तहत माना जाता है और उसके बाद ये सब सारे प्रश्न उससे यहाँ से बनेंगे और बेहतर ढंग से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, डाईमेकस का क्या है? डाईमेकस जो है यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? बिंदुसार के। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, राज दरबार में आया था और एक सीरियन नरेश था जिसका नाम आंतियोकस, लिख लीजिए। एक सीरियन नरेश था जिसका नाम है आंतियोकस। आंतियोकस का राजदूत था। का क्या था? राजदूत था। ठीक है, ये इसके संदर्भ में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप कहेंगे डाईमेकस जो है वह किसके राज दरबार में आया था? तो आप बताएंगे कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। यह सीरियन नरेश आंतियोकस, ये जरूर याद रखिए, का राजदूत था। ये डाईमेकस का किसका राजदूत था? आंतियोकस का राजदूत था जो कि क्या था? सीरियन नरेश था। ठीक है, जो कि सीरियन नरेश था। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक और डायोनीसियस, शब्दों को बड़े अलग करके पढ़ लीजिए तो याद हो जाता है। डायोनीसियस,
ठीक है, डायोनीसियस, डायोनीसियस। 2-4 बार इनकी बातों को, इनके नामों को चर्चा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यह किसके राज दरबार में आए थे? तो अशोक के राज दरबार में आए थे। किसके राज दरबार में? अशोक के राज दरबार में आए थे। ठीक है, तो डायोनीसियस, डायोनीसियस किसके राज दरबार में आए थे? अशोक के राज दरबार में आए थे। किसके राज दरबार में आए थे? अशोक के राज दरबार में आए थे। तो इनके संदर्भ में ये जानकारी जो मिलती है। उसके बाद एक जानकारी और, किसके राजदूत थे? तो यह मिस्र नरेश, यह मिस्र नरेश फिलेहेल्डस, क्या नाम है? फिलेहेल्डस, फिलेहेल्डस क्या नाम है? मिस्र नरेश फिलेहेल्डस क्या का राजदूत था। अच्छा, नाम थोड़े कठिन जरूर हैं लेकिन याद हो जाएंगे। क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नाम को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पढ़िए। जैसे देखिए, डायोनीसियस, अगर साथ में पढ़ेंगे चीज़ें नहीं याद होगी। डायोनीसियस, उसके बाद देखिए फिलेहेल्डस, फिलेहेल्डस, ठीक है। फिलेहेल्डस कौन थे? फिलेहेल्डस एक नरेश थे, शासक थे, जिनका राजदूत कौन था? डायोनीसियस था। और किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक किस वंश के राजा हैं या शासक हैं? तो मौर्य वंश के थे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अब इसी के संदर्भ में हम आगे चलते हैं। एक और जो है लेखक हैं टालमी, टालमी क्या नाम है? टालमी। इनके बारे में देखिए, बहुत सारा जानकारी कलेक्ट करने से बेहतर है कि जो जानकारी हम कलेक्ट करें उसमें बेहतर हमारा तैयारी होनी चाहिए। जैसे टॉलमी क्या है? टालमी जो हैं दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल के जनक माने जाते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, टॉलमी क्या है? ये दूसरी शताब्दी, ये जो तीसरी शताब्दी, ये थोड़ा क्रम बताता है कि यह जो लेखक था किस शताब्दी के अंतर्गत आया। तो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पुस्तक जो है, यह पुस्तक किसने रचित किया? टॉलमी ने किया। यह एक क्या है? पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक टॉलमी है। ठीक है, भारत का भूगोल दूसरी शताब्दी में जो है, यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल एक पुस्तक लिखे जिनका नाम क्या है? टॉलमी है। ये कौन से लेखक हैं? तो यूनानी रोमन लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? यूनानी रोमन लेखक हैं। दूसरी बात, प्लिनी, आप क्या बताएंगे? प्लिनी, प्लिनी, इनका भी नाम चर्चा में आता है कि नेचुरल हिस्ट्री के जनक, नेचुरल हिस्ट्री के नामक पुस्तक की रचना किसने किया? सॉरी, बार बार जनक चीज़ें आ जा रही हैं। तो आप कहेंगे नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किए हैं। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। नेचुरल हिस्ट्री में दिया क्या गया है? तो वनस्पति इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है, प्रकृति के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। तो प्लिनी जो हैं वो इस पुस्तक की रचना किए हैं। ठीक है, अब ये आपके यूनानी रोमन लेखक के बारे में चर्चा हो गई। तो मुझे लगता है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्रम आप जरूर रखिएगा। पहले कौन थे? पहले आपके टेसियस थे,
दूसरे कौन थे? हेरोडोटस थे। तीसरे कौन थे? निरियाकस थे। चौथे कौन थे? डायमेकस थे। पांचवें कौन थे? डायोनीसियस थे। छठवें हो गए, और किसी का छूटा क्या शायद हो सकता है, तो सातवें क्या है? टॉलमी है। और आठवें कौन है? प्लिनी है। तो इनके बारे में पहले तो आप क्रम से नाम याद करिए, और नाम याद करने के बाद उनका विवरण क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए, बहुत आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है यूनानी रोमन लेखक के बारे में चर्चा हो गई और बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आ गई। वैसे साथ में लिखते जा रहे हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लिया करिए। चीज़ें बहुत बेहतरीन से, आवाज़ भी आपको आपके पास जा रही होगी, तो आप हमारे साथ बैठिए और थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चीज़ों को पढ़ते जाया करिए। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ों को मिटाते हैं और आगे चलते हैं चीनी लेखक में। जहाँ भी कोई समस्या हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट जरूर किया करिए। इससे एक दूसरे से टीचर और एक आप में, हमारे आप में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है कमेंट के माध्यम से, तो चीज़ें और बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन अगर जहाँ कमियाँ हों उससे ज़रूर बताया करिए। चलिए, यूनानी रोमन लेखक के बारे में चर्चा हो गई। अब हम आगे की चर्चा चीनी लेखक में करते हैं, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरे जो हैं वो कौन है? चीनी लेखक हैं। अब चीनी लेखकों से हमें क्या विवरण मिलता है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके विवरण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में चीनी लेखक के क्रम में हम पहले जो है फाहियान की चर्चा करते हैं। क्या नाम है? फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। तो आप इनके नामों को थोड़ा शुद्ध बोलेंगे तो याद बड़े जल्दी हो जाते हैं। और अब इनकी चर्चा हम क्या करते हैं। अब पहली बात तो फाहियान जो है ये एक चीनी लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? चीनी लेखक। अब यह किसके शासनकाल में आए थे इसकी चर्चा करना है, और इसके बाद इनकी एक किताब है उसके बारे में चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं इनकी ये जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे, ठीक है। तो बहुत सारा प्रश्न केवल यही बना है कि जो है फाहियान किसके राज दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। बहुत सारा प्रश्न बस यही ज़्यादातर मिलता है इनके बारे में, लेकिन इनकी एक ग्रंथ है उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। पूछा नहीं जाता है बहुत, लेकिन ग्रंथ के नाम आप जान लीजिए। तो ग्रंथ का नाम है फो कुओ की, ठीक है। इनकी एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है फो कुओ की। तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन बहुत बार पूछा नहीं गया, बल्कि वेनसांग की किताब की चर्चा बहुत बार पूछी गई है, लेकिन इनके किताबों की चर्चा बहुत कम की। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को हम जान लेते हैं। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? फाहियान से है, इसलिए फो कुओ की। ये चीज़ें आप मैच करा के पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये किसके राज दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। एक चीज़ और, यह जो है भारत में कहाँ आए थे, किस राज्य में आए थे? सर्वप्रथम यह मध्य प्रदेश में आए थे। कहाँ आए थे? मध्य प्रदेश राज्य में आए थे। फाहियान सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? मध्य प्रदेश में आए थे। और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का जो है बहुत ज़्यादा विवरण, बहुत ज़्यादा अध्ययन करके इनके इतिहास में यही वर्णन मिलता है। तो किसके वर्णन मिलता है? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में ज़्यादा चर्चा किए हैं, उन्हीं के इतिहास के बारे में हमें इनके द्वारा वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे, और इनका एक ग्रंथ है फो
कुओ की, और मध्य प्रदेश में आए थे सर्वप्रथम। और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन इनके इतिहास में, इनके इतिहास के स्रोत के जानकारी इनके द्वारा मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि ये 14 वर्ष तक भारत में थे। भारत में कितने वर्ष तक थे? 14 वर्ष तक भारत में थे। बस ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है उसको मैंने नोट करा दिया है और याद भी हो गया होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। इनका एक ग्रंथ है फोकुओ की, और मध्य प्रदेश में पहले आए थे, और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के वर्णन इनके इतिहास में मिलता है। फिर ये 14 वर्ष तक भारत में ठहरे या रुके थे। ठीक है, और इन्होंने बताया कि यहाँ की जनता जो है बहुत समृद्ध है और सुखी है। बस इसकी चर्चा इनके इतिहास से मिलता है, तो इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी क्रम में आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसी क्रम में आप आइए, एक चीनी लेखक का नाम और है जिनका नाम हम चर्चा करते हैं, सयुगन। क्या नाम है? सयुगन। क्या नाम है? सयुगन। कई बार नाम लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये अंतर जरूर करते जाइएगा कि कौन यूनानी रोमन लेखक है और कौन चीनी लेखक है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट करके चीज़ों को बताया है। सयुगन क्या है? सयुगन के बारे में बहुत चर्चा नहीं मिलती है। यह 518 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, बस, और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है। 518 ईस्वी में भारत आए। 518 ईसा पूर्व भारत आए। ठीक है, सॉरी, ठीक आए बस। और इन्होंने भी क्या किया? बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फायान भी देखिए, लगभग चीनी यात्री जो आए थे वो बौद्ध धर्म की विवरण के बारे में जानने के लिए और उनके इतिहास के बारे में और उनके ग्रंथों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके अपने देश में ले जाने के लिए आए थे। तो इनका भी उद्देश्य वही था सयुगन का। बस ये जानना है सयुगन कौन से लेखक हैं? चीनी लेखक हैं। कब भारत आए? 518 ईसा पूर्व में भारत आए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं वेनसांग, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं मिलती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपका इस चीनी यात्री में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फायान और वेनसांग की चर्चा मिलती है और इन्हीं से प्रश्न भी ज़्यादा बनते हैं। तो वेनसांग जो है वो क्या है, उनके इतिहास क्या है? तो वेनसांग के बारे में हम जानेंगे। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। यह हर्षवर्धन के राज दरबार में आए थे या उनके शासनकाल में आए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इनका इतिहास और क्या है। वेनसांग जो है 629 ईसा पूर्व जो है 629 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, और सबसे पहले किस राज्य में आए थे? तो एक राज्य का नाम है कपीसा। राज्य का क्या नाम है? कपीसा। इस राज्य में सर्वप्रथम ये भारत में आए थे। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आए थे? कपीसा में आए थे। ठीक है, कपीसा में आए थे। कब आए थे? 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में। ठीक है, तो मुझे लगता है जहाँ तक ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। वेनसांग हर्षवर्धन के राज दरबार में आए थे और भारत कब आए? 629 ईसा पूर्व में आए थे। उसके बाद यह किस राज्य में सर्वप्रथम आए? कपीसा राज्य में सर्वप्रथम भारत में आए। उसके बाद इनके इतिहास के और जानकारियाँ हम कलेक्ट करते हैं। ये यात्रियों के राजा कहे जाते थे, यात्रियों के राजकुमार, यात्रियों के राजकुमार, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलाग्रिमस। क्या नाम है?
प्रिंस ऑफ पिलाग्रिमस। पिलाग्रिमस, ये प्रश्न आया भी है कि प्रिंस ऑफ पिलाग्रिमस नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वेनसांग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वेनसांग को जाना जाता है। ठीक है, यह भारत में और यह भारत में सबसे ज़्यादा 15 वर्ष तक थे। कितने वर्ष तक रहे? भारत में 15 वर्ष तक ये भारत में थे। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में क्या चर्चा मिलता है कि यह आए थे बिहार में, जो स्थित है, बिहार में क्या स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे। कहाँ आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर वो क्या करने आए थे? शिक्षा ग्रहण करने आए थे और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्रित करके अपने देश ले जाने के लिए आए थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी लेकर, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जानकारी लेकर ये अपने देश ले जाने आए थे। ठीक है, ठीक, इनकी जानकारी लेकर अपने देश में ले जाने के लिए आए थे। उसके बाद यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बहुत बार प्रश्न आया है। अच्छा, उस समय कुलपति कौन था जब वेनसांग आए थे? तो कुलपति का नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, शीलभद्र प्रजापति। शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। कुलपति कौन था उस समय? आचार्य शीलभद्र जी थे। उसके बाद यह जो है बुद्ध की प्रतिमा के अलावा सूर्य और यह बुद्ध की प्रतिमा के अलावा सूर्य और शिव की भी पूजा करते थे। ठीक है, ये साक्ष्य मिलता है कि ये जो है शिव और सूर्य दोनों की पूजा करते थे, साथ साथ में बुद्ध की करते ही थे। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है जो जिसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है, तो यात्रा वृत्तांत है, जो भ्रमण किए हैं, यात्रा वृत्तांत है। वो उसका नाम क्या है? CU की। क्या नाम है? CU की। क्या नाम है? CU की। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। यात्रा वृत्तांत के क्या नाम है? CU की। ठीक है, इसमें जो है इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। मतलब यह जो है 138 देशों का जो है यात्रा करके आए थे। इसका विवरण कहाँ मिलता है? CU की किसके द्वारा रचित है? वेनसांग के द्वारा। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ जो इनके संदर्भ में दी गई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी थी जो आपको हमने बताया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेनसांग यह हर्षवर्धन के राजा दरबार में आए थे। 629 ईसा पूर्व कपिसा राज्य में सर्वप्रथम भारत में आए थे। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया? प्रिंस ऑफ पिलाग्रिमस। और यह 15 वर्ष तक भारत में थे। बिहार में गए नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा और बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों की अध्ययन करने के बाद उनको ले जाने के लिए अपने देश में ले जाने के लिए आए थे। उसके बाद उस समय कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र थे। यात्रा वृत्तांत इनका एक यात्रा वृत्तांत है जिसको इन्होंने रचना की, वह है CU की, जिसमें 138 देशों की रचना मिलती है। 138 देशों का विवरण मिलता है जहाँ पर इन्होंने यात्रा करके लौटे थे। उसके बाद अब ये चर्चा होती है, और भारत से ये कब गए थे? 645 में। कब गए थे? 645 में। ठीक, 645 में ये भारत लौट गए। ठीक, उसके बाद एक चीनी यात्री का और चर्चा मिलता है जिनका नाम है, अब हम इनको मिटा रहे हैं। उसके बाद चीज़ों को और बेहतर ढंग से इसको पढ़िएगा, जहाँ भी समस्या होगी तो हमसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक हैं आपके इत्सिंग। क्या नाम है? एक चीनी यात्री हैं जिनका नाम है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग, जो कि 7वीं शताब्दी में आए थे। किस शताब्दी में आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। अपने विवरण में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के अंत में भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद इनके जो विवरण मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय
और एक विवरण और, जो एक और उस समय बहुत चर्चित विश्वविद्यालय था विक्रमशिला, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दो जो विश्वविद्यालय, इनकी चर्चा इस सिंह के ये सिंह जब भारत आए थे उस समय इनकी चर्चा मिलती है, और इनमें दोनों में इन्होंने अध्ययन किया, और इन्होंने भी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके अपने देश के लिए ले गए। ठीक है, इस आज के टॉपिक में इतना बहुत सारा जो चीज़ें दी गई उसको आप जानिए और बेहतर से चीज़ों को समझिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर चर्चा करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और कहाँ कोई वीडियो में कोई समस्या आ रही है समझने में या आवाज़ में या किसी प्रकार की समस्या आ रही है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ उसको ज़रूर आप बताइए। आपका सहयोग और आपकी पढ़ाई में आपका सहयोग और मेरा सहयोग, दोनों लोग का अगर कंट्रीब्यूशन एक साथ रहेगा तो बेहतर ढंग से और चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और अरबी लेखक, अन्य लेखक आपको बहुत छोटा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा। तो जहां भी कोई दिक्कत हो उसे बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ आज की टॉपिक जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।